नेवर बी ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, इट वॉज जस्ट ए लेसन, नॉट ए लाइफ सेंटेंस। आपके पास्ट में जो भी हुआ उसके कैदी मत बनो, बल्कि उससे सीख लो, उसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। दोस्तों, आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो भाषा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पूछा जा रहा है। तो जो नहीं है यानी निगेटिव है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में हमारे पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है। ठीक है, तो लाइव चैट में आपको आंसर करना है जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आंसर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। सेकंड में है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। थर्ड में है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। और फोर में है भाषागत विविधता एक समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है यह आपको बताना है। ठीक है, तो इन चारों में क्या सही आंसर होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताइए सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा तभी आप इसका आंसर लगा पाइएगा। ठीक है, नहीं तो इस तरह से अगर स्लो करेंगे तो आपका एग्जाम में भी छूट जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषागत विविधता क्या है, तो एक समस्या है। तो यह चीज नहीं है। ठीक है, भाषागत विविधता एक संसाधन के रूप में काम करता है जिसमें कि बच्चे बच्चे को एक दूसरे की भाषा सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे की संस्कृति को सीखने का मौका मिलता है। तो भाषागत विविधता एक समस्या नहीं होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 3 तो करेक्ट है कि यह एक जटिल चुनौती है। ठीक है, एक अस्मिता का निर्माण करती है और यह क्या है आपस में संपर्क संवाद भी स्थापित करती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कहता है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो नेहा जब भी अपनी बात कहती है तो वो अपनी मातृभाषा का यूज करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट में है कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। लक्ष्य भाषा हो गया जिस लैंग्वेज को वो सिखाना है आपको, मान लीजिए इंग्लिश अगर सिखाना है तो हमारा लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज क्या हो जाएगा, तो वो इंग्लिश हो जाएगा। सेकंड में कहता है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। और थर्ड में है उसे बताएंगे कि शब्द विशेष को क्या कहते हैं। और फोर में है उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। ठीक है, तो नेहा अगर ऐसा कर रही है तो आपका उस समय क्या कर्तव्य होगा, आप उसमें क्या करेंगे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका लाइव चैट में। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कहता है कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बिल्कुल करेक्ट बात। मतलब उस क्या करेंगे वो जो बात बोल रही है उस हम क्या करेंगे, अगर इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश में उसको बोल के दोहराएंगे उसी चीज़ को। ठीक है, जैसे वो बोल रही है कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो हम बोलेंगे ओ यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब सेकंड में क्या कहता है कि उसे डांटेंगे, तो यहाँ पे डांटेंगे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे उसे बताएंगे कि इसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, तो उसे बताना नहीं है। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि हर बात पे उसे आप बताएंगे। ठीक है, तो उसे बता उस तरह से जब टारगेट लैंग्वेज में आप उसके भाषा को बोलेंगे तो वो उसके दिमाग में हमेशा आएगा कि मुझे टारगेट लैंग्वेज में या लक्ष्य भाषा में बोलना है। ठीक है, फोर में कहता है उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। इस तरह से कभी भी बच्चे को नहीं कहना चाहिए कि आपने जो कहा वो गलत है। ठीक है, इससे उसके मन में क्या होगा, तो निगेटिविटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो भाषा की कक्षा जो होता है उसमें क्या जरूरी है, तो फर्स्ट में है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, सेकंड में है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। थर्ड में है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ठीक है, और फोर में है बच्चों के अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे बताना है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, तो क्या जरूरी है,
तो देखिए फर्स्ट का अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो जो दोस्तों जहाँ पे पाठ्य पुस्तक रहे उसे देख के आपको हटा देना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आप लोग जो नेगेटिव वर्ड्स है उसको आप लोग नोट डाउन कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड्स होता है तो इसको आप लोग नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड में कहता है मानक भाषा, तो मानक जहाँ पे मिले इसे देख के आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड में है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो उसका जो भी भाषिक पृष्ठभूमि है तो उसके आधार पर उसको आप पीछे ना छोड़ें। फोर में है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं, यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक परीक्षाएं, इससे क्या होगा, बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है, वो बचना चाहेगा इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 नंबर। तो इस तरह से आप भी ऑप्शंस का जो है विश्लेषण करके आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कहता है यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या मेन मोटिव होता है, क्या उद्देश्य होता है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, हमारे पढ़ते पढ़ते आपको आंसर कर देना है। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे टेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा शिक्षण करेंगे तो यहाँ पे उसका मोटिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो फर्स्ट में कहता है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, ठीक है। सेकंड में भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, ठीक है। थर्ड में है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, ठीक है। और फोर में है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य होगा आपको बताना है, तो आप लोग आंसर इसका जल्दी से कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे कहता है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना जहाँ पे मिले याद करना, कंठस्थ करना, रटना, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या कहता है कि भाषा के विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। तो यहाँ पे देखिए यांत्रिक अभ्यास जहाँ भी मिले, यंत्रवत, यांत्रिक, ये सब मिले तो इसको भी आपको हटाना है, ये सब नेगेटिव होता है, इस तरह का वर्ड्स देखते ही आपको नेगलेक्ट करना है। यहाँ पे है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। देखिए साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी लिखा है तो ये इसको निगेटिव बनाता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। फोर में कहता है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। तो यहाँ हो जाएगा ना कि भाषा की बारीकी और जो सौंदर्य होता है उसको समझने की क्या करना, तो क्षमता का विकास करना ही मेन मोटिव होता है किसका, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य का, ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कम प्रभावशाली कौन सा है ये। तो फर्स्ट में है प्रश्नों के उत्तर लिखना, सेकंड में है संवाद अदायगी अदायगी, थर्ड में है परिचर्चा करना और फोर में है घटना वर्णन करना, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो पाठ्य पुस्तक वो होते हैं तो होते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे जो 4 टर्म दिया हुआ उसमें सबसे कम इफेक्टिव कौन होगा वो बताना है। ऐसे इफेक्टिव सभी है लेकिन कम इफेक्टिव कौन है वो आप बताना है, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। यहाँ पे संवाद अदायगी हो, घटना वर्णन करना हो या परिचर्चा करना हो यानी डिस्कशन करना हो, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट अगर आप 1 नंबर को देखें तो इनमें से ये क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना केवल, तो ये क्या हो जाता है, तो लेस इम्पॉर्टेंट होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य, ठीक है। तो हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, ये कोटेशन दिया गया है, तो इस पर चर्चा करने का मोटिव क्या हो सकता है आपको बताना है। तो फर्स्ट में बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, सेकंड में बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, थर्ड में बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना और फोर में है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, और अगर यहाँ अलग अलग आप इसको देखें किसी एक चीज़ पर फोकस किया गया है, किसी में संज्ञा पे, किसी में सर्वनाम पे, किसी में क्रिया पे, लेकिन फोर में क्या है कि यहाँ नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह से सारे चीज़ों का संकलन यहाँ पे किया गया है, सारे नियम की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 4 नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
देखिए इसमें क्या कहता है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा ये आपको बताना है लिखने के विकास करने के लिए। तो फर्स्ट में है सुंदर लेखन का अभ्यास, ठीक है। सेकंड में है मानक वर्तनी का प्रयोग। थर्ड में है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। और फोर में है दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए तो यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे बात करता है अभ्यास का। तो इस तरह का वर्ड जहाँ भी मिले उसे हटाना है, ठीक है। यहाँ पे है मानक, तो इसको भी देख के हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर दिया हुआ है मानक निर्देश, ठीक है, तो जहाँ पे निर्देश भी मिले इसे देख के हटाना है। तो ये सब की पॉइंट्स है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, यानी कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है। तो यही क्या होगा, लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों को हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो है हिंदी भाषा को जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क यहाँ पे जो है काम करेगा। तो फर्स्ट में है इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। सेकंड में इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। थर्ड में है इससे भाषा की सभी भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। और फोर में है इसे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाए आप लोग बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है। अगर हिंदी भाषा को डाल देने से द्वंद्व खत्म हो जाता है तो हिंदी भाषा को डाल देना ही उचित है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि हिंदी भाषा को डालने से द्वंद्व खत्म हो जाएगा। तो इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, ये करेक्ट बात है, ठीक है। तो भाषा का चूंकि यहाँ पे जो हमारा नेशनल लैंग्वेज वो क्या है, हिंदी है। तो हिंदी को डालने से क्या होगा कि इससे भाषागत विविधता को सही रूप से आप क्या करेंगे तो संबोधित कर सकेंगे, ठीक है। थर्ड में इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सके, केवल हिंदी डालने से सभी भाषाओं को स्थान मिल जाएगा ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इसे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, अगर यहाँ पे पालन की जगह रहता कि इसे प्रभावी बनाया जा सकता है तो ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पालन है इसलिए ये क्या हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू नंबर। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है कि हिंदी भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में इस सूत्र को त्रिभाषा सूत्र को लाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, ठीक है। तो पूरक पठन सामग्री का यहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, क्या मोटिव होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पूरक पठन सामग्री होता है क्या कि आपका जो एक्स्ट्रा यानी कि सप्लीमेंट्री जो भी आप टीचिंग मटेरियल्स देते हैं वो पूरक पठन सामग्री होता है, यानी सहायक, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो देते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या हो गया, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। सेकंड में है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, ठीक है। थर्ड में है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। और फोर में है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। तो पूरक पठन सामग्री या सहायक पठन सामग्री जो भी होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चों में द्रुत गति से पठन की योग्यता का क्या होता है तो विकास होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो थ्री नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है सबसे कौन सा सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है संज्ञा की परिभाषा बताइए। थर्ड सेकंड में है लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। थर्ड में है बाबा भारती क्यों उदास थे। और फोर में है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो दोस्तों यहाँ पे जो कहता है किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे, तो आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वैसा होता है जिसका कि एक से मतलब 10 बच्चे से अगर पूछा जाए तो 10 उसका जो है डिफरेंट आंसर देंगे, तो वैसा क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन माना जाता है जिसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट का बात करें संज्ञा की परिभाषा दिखाएं तो संज्ञा की परिभाषा सभी एक ही जैसे देंगे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था तो उसका भी लगभग एक ही जैसा आंसर होगा, एक ही जैसा आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो नाम तीन नाम होता है तो क्या एक लिमिट लिमिट होता है, तो ये क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। थर्ड में क्या होगा बाबा भारती क्यों उदास थे। तो जिस जिस क्वेश्चन का आंसर एक लिमिट हो, ठीक है,
दो तीन जवाब आए तो वैसा क्या होता है, तो ओपन एंडेड नहीं माना जाता है। फोर क्या हो जाएगा, अगर आप बाबा भारती जगह होते तो क्या कहते, तो 10 बच्चे से पूछा जाएगा तो 10 डिफरेंट जवाब देंगे, 20 बच्चे से पूछे तो 20 डिफरेंट जवाब देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक है, तो कविता शिक्षण अगर हो रहा है तो कौन सा यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो फर्स्ट में कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, सेकंड में कहता है कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। थर्ड में कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, और फोर्थ में कहता है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाए, आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में कहता है एक निश्चित अर्थ होता है, तो कविता का कभी भी एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उसका बहुत सारा अर्थ होता है, उसका आप अलग अलग बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उसका अलग अलग अर्थ लगाएंगे। ठीक है, सेकंड में कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक से अधिक अर्थ होते हैं। थर्ड में है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, तो ऐसा भी बात नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की झलक उसमें होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, तो जिन्होंने 2 लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब। ठीक है, तो कोई भी भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाती है, तो फर्स्ट में है कि वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता जगाए या बनाए। ठीक है, सेकंड में है वो बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। थर्ड में है वो बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, और फोर्थ में है वो बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। दोस्तों एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ पे आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति क्या करेगा, तो उत्सुकता बनाए। ठीक है, तभी जो है भाषा की कोई पुस्तक जो है क्या मानी जाएगी, तो सफल मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड में लिखा हुआ है पूरी, तो पूरी जानकारी कंप्लीट जो है ये सब निगेटिव बात होता है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा व्याकरण के नियम, तो नियम वगैरह जहाँ भी आ जाए तो उसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वह बच्चों को केवल, यहाँ पे केवल लिखा हुआ है इसलिए इसको हटा देंगे, तो ये सब वर्ड्स क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसे देख के हटाना है। आप लोग इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि। ठीक है, तो भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या जरूरी है, समावेशी कक्ष वो होता है जिसमें कि सभी तरह के बच्चे, चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे दिव्यांग हो, सभी तरह के बच्चे क्या होते हैं कि कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो होता है समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो पहले में है पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, सेकंड में है भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, थर्ड में है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, और फोर्थ में है पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाए, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए समावेशी कक्षा में ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम को आप कम कर देंगे तो वो समावेशी कक्षा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, तो यहाँ न किया जाए तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में है विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए, और फोर्थ में है पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है उसको भी कम करने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो आप लोग इस तरह से निगेटिव को पकड़ के आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से जो पॉजिटिव होगा, जो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पढ़ें तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, ताकि जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं सभी उसमें एक साथ अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ, जब दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होगा तब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है। ठीक है, तो अंतःवाक होता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किससे संबंधित है आपको बताना है, चॉम्स्की से है, वागोस्की से है, पावलोव से, या फिर स्किनर से। ठीक है, तो आप लोग आंसर कीजिए किससे रिलेटेड है ये। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वाइगोस्की। ठीक है, इसका डायरेक्टली आंसर है, क्योंकि वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था। ठीक है, प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बताया था, तो वाइगोस्की ने।
ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो बच्चे जो अपने कार्य को दिशा देने के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं या फिर अंतर्वाक करते हैं, मतलब बड़बड़ाते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो भाषा और जो चिंतन होता है इस पर पियाजे और वैगोस्की का डिफरेंट मत था, अलग अलग मत था, ठीक है। तो यह कथन क्या है, तो फर्स्ट में पूर्णतः सही है, सेकंड में आंशिक रूप से सही है, थर्ड में पूर्णतः गलत है, फोर्थ में व्यर्थ का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो वैगोस्की है उन्होंने भाषा पर ज़्यादा जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाषा से चिंतन होता है। और जो पियाजे हैं, पियाजे ने चिंतन से भाषा पर जाने की बात कही थी, ठीक है। तो ये दोनों ही भाषा और चिंतन पे जोर डालते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का 15 क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी पेडागोजी पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।